सो दिस इज द सेकेंड लेक्चर। आज के सेकेंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनपीओ के बारे में। और एनपीओ में हमने एक चीज समझी थी कि सर हमें डोनेशन मिलता है, हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है। ये बात आप लोगों को पता होगा कि यस सर, अगर हम एक एनपीओ को हमने स्टार्ट किया है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, तो या तो हमें डोनेशन मिलेगा, या हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा, या हम कुछ सेल्स भी तो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई आर्ट गैलरी है, वो कुछ एग्जीबिशन लगाती है, उसमें कुछ प्रोडक्ट सेल करती है, तो अगर वो प्रोडक्ट सेल करेंगे, वो रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शन कहलाएगा या नॉन रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शन कराएगा। लेट्स से एक लाइब्रेरी है, वो बुक्स का एग्जीबिशन करती है, और उसमें जो पार्टिसिपेंट्स है बुक को बाय करते हैं और वो पेमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शन और नॉन रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शन। तो सर इट इज ए रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शन। रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शन में हम क्या करते हैं, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, बदले में कुछ देते हैं ना। रेसिप्रोकल मतलब टू वे एक्सचेंज, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन भी बोल सकते हैं। और मुझे बताइए, अगर कुछ देकर कुछ मिला है, वो रिस्ट्रिक्टेड होगा या नॉन रिस्ट्रिक्टेड होगा? क्या उसके ऊपर, आपने किसी को बुक सेल करी, उसने अपनी बुक सेल करके आपको पैसे दे दिए, क्या वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है कि इसको ऐसे यूज करना? नहीं कर सकता सर। तो वो हमेशा किस में आ जाएगा, विदाउट डोनर रिस्ट्रिक्शन। तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर किसी सोशल क्लब को कोई डोनेशन मिलता है, तो उसकी दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है विद डोनर रिस्ट्रिक्शन और एक विदाउट डोनर। तो अगर आप कुछ एक्सचेंज कर कर, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन वर्ड अगर आपको देखने को मिलेगा, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, तो वो हमेशा विदाउट डोनर रिस्ट्रिक्शन करेगा, इवन दो प्रोवाइडर इज ए गवर्नमेंट। तो कई बार आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए वो गवर्नमेंट डाल देंगे। हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे गवर्नमेंट से पैसा मिला हो चाहे नॉन गवर्नमेंट से मिला, अगर हमने एक्सचेंज किया है, कुछ दिया है बदले में, उसको हमेशा हमने क्या मानना है, विदाउट डोनर ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में कंसीडर करना है। अब सर एक तरफ तो आपकी हो जाएगी रेवेन्यू, जी सर, और रेवेन्यू के साथ साथ आपके हो जाएंगे एक्सपेंसेस। जी सर, रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस जनरली जनरली विदाउट होते हैं, विदाउट डोनर जनरली, है ना? ठीक है सर। तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन होते हैं एक्सपेंसेस। तो मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आर रिपोर्टेड डिक्रीज इन द नेट एसेट विदाउट डोनर रिस्ट्रिक्शन। तो मेजॉरिटी एक्सपेंसेस, जैसे रेंट पे करा आपने, जैसे आपने सैलरी पे करी, आपने कोई एडवर्टीजमेंट करी, तो ये सारे, इसके कारण जो आपकी नेट एसेट्स कम होगी, वो कौन सी वाली कम होगी, विदाउट डोनर रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सर एक्सपेंसेस आएंगे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। जैसे कि मान के चलो, आप एक सोशल क्लब है और आपने किसी कंपनी के शेयर्स बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक है सर, इस बॉन्ड को खरीदने के लिए आपने ब्रोकरेज दी थी। तो इनका कहना है कि उससे जो इनकम होगी ना, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को माइनस करो, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। जैसे मान के चलो आपने कोई स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदे हैं, और स्टॉक एक्सचेंज ने आपसे कोई टैक्स चार्ज कर लिया, सिक्योरिटी टैक्स चार्जेस कर लिया, कि आप सिक्योरिटी में डील करते हैं। तो ये जो सिक्योरिटी से रिलेटेड टैक्स आपका एक्सपेंसेस है, इसको आप इनकम से क्या करेंगे? तो जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस होंगे वो हमेशा इट मस्ट बी नेटेड अगेन इन्वेस्टमेंट रिटर्न। इसको हम प्रोग्राम नहीं मानेंगे। अब देखो क्या होता है, जब आप एक एनपीओ, नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, एनएफपी कह लीजिए, एनपीओ कह लीजिए, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, तो वो बहुत सारे प्रोग्राम रन करते हैं। जैसे कि सर उनका कोई कैंपेन चल रहा है, जैसे ब्लड डोनेशन उन्होंने कैंप चला दिया है, उन्होंने इन्वायरमेंट अवेयरनेस का कोई कैंपेन चला, तो एक प्रोग्राम चलाया है ना। तो ये प्रोग्राम से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है। तो अगर आपको एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना होगा, तो मुझे बताइए, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस हैं, क्या उसको प्रोग्राम सर्विस एक्सपेंसेस की कैटेगरी में फॉल करेंगे, यस और नो? मैं आपसे बीच बीच में एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप चैट बॉक्स में लिखते जाइए। नहीं करेंगे, है ना? बस ये आपको याद रहना चाहिए कि सर प्रोग्राम सर्विस से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं होते। अब
मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक वर्ड सिखाया था, स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटी। जरा चैट बॉक्स में लिखिए स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटी क्या है, जिससे मुझे ये याद रहे कि आप सबको बेसिक्स आ चुका है। तो स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि इनकम स्टेटमेंट। सो जब कभी भी आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटी बनाएंगे जो कि एनएफपी में है, तो आपको एक्सपेंसेस के साथ में आपको एक क्लासिफिकेशन देना होता है। और एग्जाम में 100%, लिख लीजिए, यहीं लिख दे रहा हूं मैं आपसे, 100% यहां से एमसीक्यू आएगा। 100% यानी 100%, मैंने एग्जाम दिए हैं, मुझे पूरा पता है। यहां से आपको एमसीक्यू सबसे ज्यादा पूछने के चांसेस कि स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज क्या करेगी कि एक्सपेंसेस का नेचर डिजाइन करेगी। यानी कि सबसे पहले वो बोलेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब यही समझना बहुत जरूरी है कि ये क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो इन्होंने बोला कि देखो, हर एनपीओ का एक ऑब्जेक्ट होता होगा। जैसे कोई एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, कोई हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, कोई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो एनपीओ होते हैं ना, इनके कोई ना कोई फंक्शन होते हैं, कोई ना कोई प्रोग्राम रन करते होंगे ये। और प्रोग्राम के साथ साथ कोई सपोर्टिंग एक्टिविटीज भी करते होंगे। तो आपको एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन फंक्शनल क्लासिफिकेशन के थ्रू करना है। बात समझ में आती है? ये बात समझना सबसे पहले दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है कि आप मुझे बताओ, एक नॉन प्रॉफिट के अलावा जो कोई बिजनेस करता है, जैसे एजुकेशन में, जैसे मैं एकेपीआईएस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, मैं एनएफपी नहीं हूं, मैं नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग नहीं हूं। मुझे ये से क्लासिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। मेरा क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैं तो सिर्फ यही बताऊंगा ना कि मेरा ऑपरेशन क्या है, कोचिंग सर्विसेज देना। तो मैं अपने एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन ऑपरेटिंग यानी मेरा मेन बिजनेस, और एक मेरा जो मेन बिजनेस नहीं है उससे रिलेटेड भी कोई खर्चा हो गया, जैसे फाइनेंस चार्जेस मैंने अगर वो पे कर दिए, इंटरेस्ट लोन, तो वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग हो सकता है। ठीक है। लेकिन एक एनएफपी अपने फंक्शनल क्लासिफिकेशन की वो प्रोग्राम से रिलेटेड, कि कौन कौन से प्रोग्राम वो रन कर रही है, उससे रिलेटेड क्या एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, और उससे रिलेटेड सपोर्टिंग एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती है, उसका क्लासिफिकेशन देगी। तो साथ साथ इनको एक स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज में स्केड्यूल्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे, वो हम अभी सीखेंगे। और एक सेपरेट स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो जब आप फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो दो प्रकार के क्लासिफिकेशन आएंगे। एक आएगा नेचुरल क्लासिफिकेशन और एक आएगा फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब फंक्शनल के अंदर तीन: प्रोग्राम सर्विस, मैनेजमेंट एंड जनरल एंड फंड सर्विसेज। याद रहेगा ये बात, अच्छे से देख लो, एमसीक्यू में भर भर के है ये क्वेश्चंस। जब मैं करवा रहा हूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि फंक्शन के अंदर तीन है: प्रोग्राम, मैनेजमेंट एंड जनरल, और फंड रेजिंग। भूलेंगे तो नहीं? हाँ या ना लिख दो कि सर ये याद रहेंगे। ठीक है सर, प्रोग्राम याद रखेंगे, मैनेजमेंट इन जनरल यानी इसको सपोर्टिंग भी बोल सकते हो, और फंड रेजिंग भी बोल सकते, एक फंड रेजिंग। अब इसके अलावा अगर आपसे एग्जामिनर ने सैलरी दी, सैलरी लिखा, सैलरी टू एम्प्लॉय, क्या वो फंक्शनल फंक्शन में आएगा या नहीं आएगा? मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, सैलरी टू एम्प्लॉय आएगा या नहीं आएगा? बस आप लोगों ने लिखते जाने। कई लोग बोल रहे हैं आएगा, बोले सर। बेटा क्यों आएगा, वो किस में आएगा? वो नेचुरल क्लास, वो फंक्शनल में नहीं है। वो नेचुरल क्लासिफिकेशन है कि सैलरी, रेंट, सप्लाई, डेप्रीशिएशन, ये एक नेचर है उसका। ठीक है। तो अभी हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे, आपसे एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे इसके। अब अभी हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि सर फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हम एक चीज पढ़ने जा रहे हैं, प्रोग्राम सर्विस। अभी हमारा पूरा फोकस प्रोग्राम के ऊपर, प्रोग्राम के ऊपर क्या क्या सकते हो। तो प्रोग्राम के ऊपर मैंने एक आपको कीवर्ड दे दिया है, कोर मिशन वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन हो सकता है। और एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे प्रोग्राम रन कर सकती है। तो प्रोग्राम सर्विस मतलब या तो कोई गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं,
किसको, कोई बेनिफिशियरी को, कस्टमर को, जो कि एक एंटिटी का पर्पस हो। तो एंटिटी के पर्पस क्या क्या हो सकते हैं, चलो आप अपने एक अनुभव से लिखिए, क्योंकि समझना है यहाँ पे एक एंटिटी का क्या पर्पस हो सकता है। सर एजुकेशन एक पर्पस हो सकता है, एक हेल्थ एक पर्पस हो सकता है, एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक हो सकता है, एक एनिमल के अगेंस्ट में वायलेंस हो रहा है, चाइल्ड केयर हो सकता है। ये पर्पस है ना। तो जब कभी भी आपको देखने को मिले कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेन पर्पस के अकॉर्डिंग कोई एक्सपेंडिचर हो रहा, तो उसको हम प्रोग्राम सर्विस एक्सपेंसेस की कैटेगरी में डालेंगे। समझना है, याद नहीं कर पाओगे इसको। प्रोग्राम सर्विस यानी पर्पस ऑफ द एंटिटी, कोर मिशन वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन। और ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन में ही आ रहा है प्रोग्राम सर्विसेज। ठीक है सर। ठीक है सर, ये बात आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन मिशन और ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है सर। स्पेसिफिक प्रोग्राम हो सकता है, कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम आप रन कर सकते हैं, अभी एग्जांपल लिखा है मैंने। और सबसे ज्यादा पोर्शन होगा ये टोटल एक्सपेंसेस का, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का मेन मिशन है। और बहुत सारे मेजर प्रोग्राम रन कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अभी कोविड वैक्सीनेशन जैसे अमेरिका में हुआ, तो वो हेल्थ के रिलेटेड एक प्रोग्राम रन कर सकती है कि ये कोविड वैक्सीनेशन एक प्रोग्राम हो गया। तो फिर वो खर्चे कोविड प्रोग्राम के अंदर ही जाएंगे। कोई मान के चलो अर्थक्वेक या कोई किसी प्रकार का कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता, फ्लड आ जाता, उससे रिलेटेड उस क्लब के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाता कि हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो वो आपको ध्यान पड़ना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मेजर प्रोग्राम। और एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम को रन कर सकती है। गेटिंग माय पॉइंट। तो आप प्रोग्राम सर्विसेज को ये समझिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के मेन मिशन और उसके लिए जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, वही उसका प्रोग्राम सर्विसेज से रिलेटेड एक्सपेंडिचर। जैसे यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए। जैसे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक लिटरेसी प्रोग्राम चला सकती है कि हमें हमारी कंट्री में जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस हैं उसको फीस प्रोवाइडिंग, फीस रीडिंग्स क्लासेस उनके लिए प्रोवाइड करनी, तो लिटरेसी प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम सर्विस के अंदर आएगा। स्कॉलरशिप दे सकते हैं, प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू द कॉलेज स्टूडेंट, ये हमारा एक प्रोग्राम हो सकता है। कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम टू कंडक्ट वर्कशॉप फॉर पेरेंट्स ऑन चाइल्ड एजुकेशन, तो ये हमने देखिए एजुकेशन के मिशन के अंदर ही दिख रहा है ना, कि नहीं दिख रहा है आपको? कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर ये एजुकेशन का मिशन नहीं है? देखो तीनों को ध्यान से देखो। तो लिटरेसी प्रोग्राम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, ये हमने क्लासिफिकेशन कर दिए। एक एजुकेशन जो कि एक सोशल क्लब हो सकता है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम को क्या कर सकता है, रन कर सकता है। तो इससे रिलेटेड, इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी खर्चे आएंगे उसको क्या माना जाएगा? क्या मानोगे आप? लिख दो चैट बॉक्स में। प्रोग्राम सर्विस से रिलेटेड खर्चे फंक्शनल तो है, लेकिन फंक्शनल के अंदर भी तीन हैं। फंक्शनल और सब कैटेगरी क्या हो गई उसकी? प्रोग्राम सर्विसेज। तो पहचान लेंगे प्रोग्राम सर्विस के एक्सपेंडिचर, ऐसा तो नहीं है कि प्रोग्राम सर्विस को पहचान नहीं पाएंगे। पहचान लेंगे ना। कैसे पहचानेंगे, चलो आप मुझे बताइए। क्या कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिकॉज ये चैप्टर काफी टेक्निकल है। क्या कीवर्ड आप ढूंढेंगे जिससे सर हम इसको प्रोग्राम सर्विस, कोर मिशन, वेरी गुड, मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमें वो एजुकेटेड, वो क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा कि यार ये एजुकेशन सर्विस रन कर रही है, तो इसका कोर मिशन यानी प्रोग्राम सर्विस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होगा। कोर मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कीवर्ड जो आपको यहां पे दे दिया था, कोर मिशन वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी खर्चे होंगे उससे हम प्रोग्राम सर्विसेज में डाल देंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपने हमें बता दिया जैसे टीचर सैलरीज, अब पता चले वहाँ टीचर सैलरी हो, आप उसको नेचुरल क्लासिफिकेशन में डाला, लेकिन वो एक प्रोग्राम से रिलेटेड हो सकती है, वहां पे लिखा होगा लिटरेसी प्रोग्राम। तो फिर आप उसको क्या करेंगे? प्रोग्राम सर, एजुकेशनल मटेरियल, स्कॉलरशिप, अवार्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इवेंट एक्सपेंसेस, गेस्ट स्पीकर ऑनरियम, ये सारी चीजें आप उसमें क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम सर्विस में डाल सकते हैं। अब एक आएगा सपोर्टिंग एक्टिविटीज। आप मुझे बताइए, क्या ये प्रोग्राम से रिलेटेड होगी? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत सारे प्रोग्राम रन करती है, 4 प्रोग्राम रन करती है, लेकिन इस प्रोग्राम को रन करने के लिए एक हेड ऑफिस है, एच हेड ऑफिस है। इस हेड ऑफिस का जो रेंट है, क्या वो किसी प्रोग्राम सर्विस का पार्ट होगा? क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये किसी एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। ये तो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम को सपोर्ट करने से, दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड द गुड्स और फॉर बेनिफिशियरी। देखिए यहां पर बेनिफिशियरी को कुछ नहीं प्रोवाइड किया जा रहा डायरेक्टली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, दे डू नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड गुड्स और सर्विस, इंस्टेड दे आर नेसेसरी टू ऑपरेट द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ऑडिट फीस डाल दी जाएगी, बताइए कहां डालना चाहिए? यार एक एनपीओ का भी तो ऑडिट हो सकता है, कहां डालना चाहिए? सपोर्टिंग। तो सपोर्टिंग का नाम मैनेजमेंट होगा, ठीक है, सपोर्टिंग सर्विसेज आ जाएगी अंडर द यूएस गैप। अब देखिए सपोर्टिंग के भी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, मैनेजमेंट एंड फंड रेटिंग। अब आपको दिमाग में ही आ गया होगा, जरा फंक्शनल क्लासिफिकेशन के 2 पार्ट बताइए। फंक्शनल क्लासिफिकेशन के 2 पार्ट, ताकि आपके दिमाग में हायरार्की। सर फंक्शन के अंदर 2 पार्ट कौन से आ सकते हैं? प्रोग्राम से रिलेटेड और सपोर्टिंग से रिलेटेड। और सपोर्टिंग के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं? अंडर सपोर्टिंग एक्टिविटी जनरली इंक्लूड मैनेजमेंट एंड जनरल और फंड रेजिंग, और एक आएगा आपका मेंबरशिप डेवलपमेंट। ये 3 फंक्शन के अंदर, प्रोग्राम सर्विस और सपोर्टिंग के अंदर फर्दर 3, मैनेजमेंट एंड जनरल, फंड रेजिंग और मेंबरशिप डेवलपमेंट। तो सर ये तो याद करना पड़ेगा। बेटा याद तो करना पड़ेगा, लेकिन एक तरीके से ही याद कर सकते हो, सीधे किताब पढ़ के याद नहीं होगा, लॉजिक से पढ़ना पड़ेगा। सर प्रोग्राम सर्विस यानी कि वो कंपनी का मेन मिशन है, तो वो प्रोग्राम के खर्चे हो गए। अब मेन के बाद आता है आपका सपोर्ट। अब सपोर्ट के अंदर भी हमें 3 हेड बनाने पड़ेंगे, मैनेजमेंट एंड जनरल, फंड रेजिंग और मेंबरशिप डेवलपमेंट। अब इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन आएंगे कि मैनेजमेंट और जनरल में क्या आएगा। तो सर ये पूरे याद करने पड़ेंगे अपने को। बजट बनाना है, फाइनेंस करना है, रिलेटेड एक्टिविटी, रिकॉर्ड कीपिंग। तो ऑडिट कहां पर आना चाहिए? रिकॉर्ड कीपिंग, मोस्ट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, फाइनेंस, बजट, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग इज ए मैनेजमेंट एंड जनरल। क्या फंड रेजिंग में डाल सकते हैं? सर फंड रेजिंग में तो नहीं डाल सकते इसको, लेकिन अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया क्या सपोर्टिंग में डाल सकते हैं, तो क्या बोलोगे? बिल्कुल डाल सकते हो। देखो तरीका याद करने का बदल गया सर, यस, क्योंकि सपोर्टिंग के अंदर फर्दर 3 है, और सपोर्टिंग के अंदर एक फर्दर, क्या प्रोग्राम में डाल सकते? नहीं डाल सकते सर। मैनेजमेंट को प्रोग्राम में, क्योंकि प्रोग्राम तो मेन मिशन है, कोर है, तो ये नहीं डालना, याद रहेगा ये बात। तो लेक्चर को देख के शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ेंगे आपको। अब फंड रेजिंग में तो यही चीजें आती हैं सर। कैंपेन चलाओगे ना आप, कोई फंड रेज करना है तो क्या चलाओगे? कैंपेन चलाओगे। अब देखो यहां पर डोनर की लिस्ट, क्योंकि डोनर से ही फंड मिलता है, तो ये भी कीवर्ड हो गया कि हाँ सर फंड तो डोनर ही देते, तो मैनेजमेंट में मत डाल देना। स्पेशल कोई इवेंट बनाओगे, फंड रेज करने के लिए आपको बहुत सारे प्रिपेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिलेटेड मटेरियल, मग वगैरह आपने छपवाया, उसके ऊपर नाम लगाया, और अदर सोलिसिटिंग एक्टिविटीज। तो क्या कीवर्ड दिख रहा है आपको? सर दिमाग में बिठाने की कोशिश करो, याद नहीं करना है, थोड़ा रटने की क्योंकि ये चैप्टर मैंने बोला था रटने वाला है बेटा, यही वाला चैप्टर। अदर सॉलिसिटिंग एक्टिविटीज क्या हो सकती? सॉलिसिट करने के लिए क्या हो सकता है? सॉलिसिट, सॉलिसिट यानी कि कस्टमर को अक्वायर करना, कि वो हमें फंड रेज कर दे। तो फंड रेज करने के लिए आपने क्या किया? अदर सोलिसिटिंग एक्टिविटीज क्या हो सकती है? आपको कोई फंड रेज करना है, तो सर हमने क्या किया? एक चैरिटेबल इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, हमने एक स्पेशल कैंपेन चलाया कि जिसका नाम ही फंड रेजिंग है। तो उस कैंपेन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर हो जाएंगे वो सॉलिसिट, सॉलिसिट
यानी कि कस्टमर से पैसा निकलवाना है, बस सीधी बात है। जहां हमारा फंड एक्टिविटीज, वो प्रोग्राम नहीं हो जाएगा। आप उसको प्रोग्राम में मत डाल देना। सॉलिसिट करना है तो आपका ऑब्जेक्ट पता करना है कि अगर फंड रेज करना है यहाँ पे, फंड को डिस्ट्रीब्यूट। देखो, प्रोग्राम में तो आप खर्चा करते हो बेटा, जो आपका मेन मिशन है। कि जैसे आप, अब मुझे बताओ, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, एक जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है, ठीक है। उसने एक कैंपेन लॉन्च किया कि हम फ्री में बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलो, कहां डालोगे, मैं देखना चाहता हूं। यहां तो प्रैक्टिकल सिचुएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री बुक्स टू द नीडी पीपल, कहां डालोगे? कई बच्चे बोल रहे फंड रेजिंग में डाल देंगे। बेटा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन बुक्स करते समय आपको कोई फंड मिलने वाला है? तो आप क्यों फंड रेट में डालोगे इसको? ये तो प्रोग्राम में डालोगे ना। सपोर्ट में क्यों डालोगे? कई बच्चे बोल रहे सर सपोर्ट में डाल देंगे बस। अरे, कोर मिशन एजुकेशन है, एजुकेशन ने एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स में डालना है, तो ये तो आपका प्रोग्राम सर्विस हो गया। अब आपको पता था कि 25 तारीख को आपने बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए आपने एक रेडियो में रेडियो कैंपेन लॉन्च किया कि हम नीडी बुक्स, नीडी को क्या कर रहे हैं, पेमेंट डोनेट करने वाले हैं, बुक्स डोनेट करने वाले हैं। अमेरिकन सिटीजन हमारे इस नंबर पर अकाउंट डिपॉजिट करते हैं। हमने रेडियो में अनाउंसमेंट कराया, रेडियो वाले ने हमसे $20,000 मांगे कि भैया ये अनाउंसमेंट करने के लिए हम आपसे $20,000 देंगे। बताइए कहां डाल लोगे इसको? ये फंड रेजिंग है बेटा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, उस प्रोग्राम को रन करने के लिए फंड कलेक्ट करना है। तो ये आपको प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, ये आपका फंड रेजिंग से रिलेटेड, क्योंकि यहां पे आप क्लाइंट को सॉलिसिट कर रहे हो कि हमें पैसा चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझा दिया। तो मैनेजमेंट में नहीं डाल लेना है इसको, इसको फंड रेजिंग एक अलग है। अब मेंबरशिप डेवलपमेंट। सर मेंबरशिप जब, ड्यूज ड्यूज ड्यू मतलब जब आपके मेंबर बन चुके हैं, तो वो सेकेंड टाइम आपने उनसे कलेक्शन करना है, तो वो डेवलपमेंट ही है ना। वो फंड रेजिंग नहीं, फंड रेजिंग तो आप कर चुके हैं। ड्यूज एक कीवर्ड है। मेंबर रिलेशन देखो, फंड रेजिंग के टाइम जो खर्चा होता है, क्या उस टाइम वो आपके मेंबर बन चुके होते हैं क्या? पहला क्वेश्चन तो ये। फंड रेजिंग का टाइम क्या वो आपके मेंबर होते हैं? नहीं होते सर। लेकिन जब फंड रेजिंग हो जाती है, जब वो आपका एक मेंबरशिप ले लेते हैं, तो क्या आप उससे वन टाइम ही पैसा लोगे या फर्दर भी आप लोगे? तो सर आपने कुरियर सर्विस को क्या किया है, हायर किया है, जिसका काम है कि आपके एग्जिस्टिंग मेंबर्स को डिलीवरी करना। तो वो कुरियर सर्विस आपका फर्दर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकता है। तो फिर वो आपको पूरी सिचुएशन दी होगी कि मेंबर डेवलपमेंट, सॉलिसिटिंग फॉर मेंबर्स एंड ड्यूज। तो कई बार यहां पर बच्चे सॉलिसिट से कंफ्यूज हो जाते हैं। सॉलिसिट के साथ अगर मेंबर लिखा है तो ध्यान रखना, और सॉलिसिट अकेले लिखा है तो ध्यान रखना। बताइए, अकेले सॉलिसिटिंग लिखा है तो क्या होगा? फंड रेजिंग। और सॉलिसिट विथ मेंबर लिखा है तो क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट। प्रोग्राम मत डाल लेना, क्योंकि प्रोग्राम अलग काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर है। मेंबर, तो आप मुझे बताइए, अब आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा क्या? फंड रेजिंग, प्रोग्राम, मेंबर डेवलपमेंट, ऐसे नोट्स अगर आप बना लेंगे, तो आपके 90% आएगा इसमें स्कोर। 90% रटना नहीं पड़ेगा, लास्ट टाइम पैनिक सिचुएशन नहीं होगी। लेकिन अगर पहली बार में ही हरकतें अपन ने करेगी, सिर्फ पढ़ते चले, पहली बार की मोहब्बत और पहली बार की स्टडी दुनिया में कभी नहीं भूल सकता इंसान। पहली मेहनत, इतना तगड़ी अपने को मेहनत होनी चाहिए कि बाद में अपने को पछतावा ना हो। मैं बार बार बोलता हूं कि एग्जाम हॉल में बैठकर अपने अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि अपने से ज्यादा किसी ने पढ़ाई करी नहीं है इस हॉल में बैठा हुआ बंदा। जब मैं प्रोमेट्रिक सेंटर पे बैठा हुआ था, टफेस्ट पेपर आई एम गोइंग टू फेस, तो मैंने अपने आप से बोला था ये सारे बच्चे बैठे हैं अपने साथ में, इनको भी तो वही पेपर देखने को मिला होगा, तो इनने मुझसे ज्यादा हार्डवर्क नहीं किए। ये फीलिंग आपके अंदर एग्जाम हॉल में बैठी हो, तो इसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। फंड रेजिंग, प्रोग्राम, मेंबर डेवलपमेंट, और क्या था, एक मैनेजमेंट। आपको कीवर्ड बनाना है बस, मैनेजमेंट एंड जनरल।
और क्या मैं इन सबको फंक्शनल क्लासिफिकेशन बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? यस, तो अब मुझे बताइए, फंक्शनल क्लासिफिकेशन और नेचुरल क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया? लॉजिकली फंक्शनल क्लासिफिकेशन और, ये मैं सच बता रहा हूं, एनपीओ अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट पढ़ा रहा हूं आपको। अभी तक मैंने एनपीओ खुद ने अभी तक नहीं पढ़ाया होगा ऐसे, क्योंकि मैंने खुद इसको समझा, बहुत मैंने स्टडी करी तब जाके मैंने आपको इसको बहुत सिंपल सिंपलीफाई लैंग्वेज में आपके लिए कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आ गई? अब कई बार क्या होगा कि आप कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर करेंगे जो एक फंक्शन से रिलेटेड नहीं होंगे, बहुत सारे फंक्शन से रिलेटेड होंगे। जैसे कि आपने एक एजेंसी को हायर किया और आपने बोला हमारे लिए आपको फंड भी डेवलप करना है, आपको मेंबर से कलेक्शन भी करना है, और आपको हमारा एक प्रोग्राम भी रन करना है, क्योंकि यू हैव द एक्सपर्टाइज इन दीज थ्री फील्ड्स। लेकिन हम आपको एक लमसम पेमेंट देना चाहते हैं, $1 लाख, एक अप्रोक्स। क्या करना चाहिए जरा लॉजिक से बोलो? $1 लाख का हमने, क्या फंड डेवलपमेंट में डाल दें, या मेंबर कलेक्शन में डाल दें, या प्रोग्राम में डाल दें? क्या करते हैं ऐसे, ऐसी एक सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आप खुद होते तो क्या क्या तीनों से डिवाइड कर दें? नहीं सर, तो यहां पर फिर एक्ट क्या बोलता है? सम एक्सपेंसेस मोर देन वन फंक्शन, प्रोग्राम एंड सपोर्टिंग हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको दी, फंड रेजिंग और मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी आईएससी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन, जो नंबर आपको कुछ याद नहीं रखना होता, सिर्फ लिखने के लिए लिखा है, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डायरेक्टली असाइन। तो एक तो होगा डायरेक्टली असाइन। अब जैसे देखो, आपने एजेंसी को हायर किया, एजेंसी ने बोला कि हम क्या करेंगे, आपके लिए कप बनाएंगे, और उस कप की प्राइस हम $1,000 रखेंगे। लेकिन आपको 1,000, जो भी एक कप आपसे बाय करेगा उसको $1,000 पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको $40 ही की कॉस्ट पड़ेगी। बताओ आपको क्या लगता है? ये $40 की पर कप की कॉस्ट है। एक एजेंसी ने आपको बताया कि आपके लिए हमने कप बनाना है, उसके ऊपर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो होगा, रोनाल्डो के सिग्नेचर होंगे, क्योंकि वो भी आपको इसमें हेल्प करने चाह रहे हैं। लेकिन हम आपके लिए कप की कॉस्टिंग आपसे $40 लेंगे। बाकी सारा काम भी हम आपका देखेंगे, फंड डेवलपमेंट, सॉरी, फंड रेजिंग भी देखेंगे, मेंबर कलेक्शन भी देखेंगे, लेकिन $40 की कॉस्ट होगी। बताइए इसको कहाँ डालें? क्या अलोकेट करना चाहिए? इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कॉमन सेंस से बताइए आप। वो एजेंसी आपने हायर करी, आप में से बहुत सारे बोलेंगे कि नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ध्यान रखिए नहीं करना चाहिए। पूछो क्यों? क्या हम इसको डायरेक्टली अलोकेट नहीं कर सकते कि ये हमको पता है कि ये कब की कॉस्ट तो केवल फंड डेवलपमेंट के लिए, फंड रेजिंग के लिए? क्योंकि ये जो कप बनाए जा रहे हैं, ये फंड रेजिंग करेंगे ना, क्योंकि ये जो जो कप खरीदेगा वो हजार हजार डॉलर देगा। तो एक एजेंसी डायरेक्टली भी तो असाइन कर सकती है किसी स्पेसिफिक फंक्शन से रिलेटेड, अगर वो पॉसिबल है तो उसको तो हम डायरेक्ट असाइनमेंट बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, या इनडायरेक्ट बोलेंगे उसको? क्या आप इसको डायरेक्टली ट्रेस कर पा रहे थे कि नहीं? आपको पता है कि यार ये $40 का एक कप पड़ेगा, हमारे मेंबर ऑलरेडी डिसाइड है कि उस फंक्शन में 1,000 लोग आएंगे, वो सब लोगों ने डोनेशन देना है। लेकिन हमें वो, जब हमको डायरेक्टली पता है और वो एजेंसी ने हमको इसकी कॉस्टिंग बता दी, तो व्हाई शुड वी आर गोइंग टू अलोकेट रेदर देन, सॉरी, अपॉर्चुनेट की जगह क्या होगा, डायरेक्ट असाइनमेंट हो जाएगी। तो पहचान लेंगे इस सारी सारी चीजों को लॉजिक के साथ में, अलोकेशन करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो रेशनल, जो कि कॉमन लगता है, तो उसको रेशनल बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ऑफिस का कोई रेंट है, अब हमको पता है कि एजुकेशन प्रोग्राम के लिए 50% यूज करना है हमने, 30%, यार एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है ना, आपने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग ले ली, उसमें आपने एक छोटा सा फ्लोर ही बना दिया, फर्स्ट फ्लोर आपने बना दिया कि यहां पर केवल प्रोग्राम से रिलेटेड कॉस्ट होगी, जो भी एजुकेशन बच्चे आएंगे वो पढ़ेंगे। तो आपको मालूम है कि यार ये फर्स्ट फ्लोर का रेंट है, 50% पोर्शन है, तो प्रोग्राम से रिलेटेड हो जाएगा। हमारा एक हेल्थ का भी प्रोग्राम चलता है, बाकी का हम एडमिन में काम करते 20%, तो हम उसको किस में डाल रहे हैं?
तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में ये 80% तो हमने किस में डाल दिया, बताओ? प्रोग्राम सर्विस में डाल दिया। बात समझ में आ गई? प्रोग्राम सर्विस। और बाकी हमने किस में डाल दिया? सपोर्टिंग एक्टिविटी। और सपोर्टिंग के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन मैनेजमेंट एंड जनरल। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ गई? तो अब आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी। रटने से नहीं होगा इस चैप्टर का काम। इस लेक्चर को आपने बार बार देखना है। जैसे हमने डायरेक्ट मेल सॉलिसिटिंग से रिलेटेड कोई खर्चे किए, तो हम हो सकता है ये फंड रेजिंग से रिलेटेड हो हमारा, कि हमको फंड रेज करना है, हमने सबको मेल करें। और हो सकता है कि हमारी एजुकेशन मिशन से रिलेटेड भी हो, कि हम कुछ लोगों को जो अपने नए मेंबर बनाना चाहते हैं, या उनको हमको मेल करने के साथ साथ उनको प्रोग्राम के अवेयरनेस के बारे में बताना भी पड़ता है। नहीं कि यार हम देखो आपने मेंबर बना लिया, आप उनको पैसा नहीं लेना, लेकिन आपको उनको हर महीने बताना है कि हमारी एक्टिविटी चल रही है। देखो हमने एजुकेशन के लिए करा, हमने ब्लड डोनेशन किया, तो आप उनको मेल पर चीजें भेजो, तो मेल की कोई सर्विसेज लेनी पड़ेगी आपको। तो ये किस में आ जाएगा? तो आपको ध्यान रखना, प्रोग्राम सर्विस और फंड रेजिंग दोनों में बांटा जा सकता है, सपोर्टिंग एक्टिविटीज। तो शुरू से अगर हम कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान दें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका होगा, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया, फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर प्रोग्राम आ गया, और प्रोग्राम के बाद आता है सपोर्टिंग, और फर्दर सपोर्टिंग के अंदर तीन आते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल। और एक नेचुरल क्लासिफिकेशन अलग है। ठीक है? तो इस तरीके से आपको एनपीओ में क्या करना पड़ेगा? बाइफर्केशन करना पड़ेगा। तो ठीक है सर। अब अभी तक हमने दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नाउ फर्दर डिस्कशन होगा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आप सभी को पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक होती है इन्वेस्टिंग, और एक होती है फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले हमें जितने भी विदाउट डोनर रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हमारा मेन कोर एक्टिविटीज होती है। तो इंक्लूड रिसिप्ट ऑफ अ कंट्रीब्यूशन विदाउट डोनर रिस्ट्रिक्शन, ग्रांट्स, मेंबरशिप ड्यूज एंड रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड, ये आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएंगे। और जब आप मुझसे इस चैप्टर को, जब हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, तब हम पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। तो आपको मैं वहां पर भी ये बात बताऊंगा कि एनएफपी एंड प्रॉफिट एंटिटीज, जो भी इंटरेस्ट और डिविडेंड आपको मिलेगा, हमने पहले भी पढ़ा हुआ सर कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो जनरली विदाउट होता है, वो भी आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो होगा। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में दो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, पूछे जाएंगे आपसे। विदाउट डोनर रिस्ट्रिक्शन आपका ऑपरेटिंग है। और कैश फ्लो बनाने की दो मेथड होती है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। क्या सबको ये बात पता है बेसिक की सर दो प्रकार की मेथड होती है? इनडायरेक्ट मेथड कैसे होती है, कैसे निकालते हैं? हम्म? सर नेट प्रॉफिट को बेस लेते हैं, उसमें नॉन कैश आइटम को प्लस माइनस, याद हो आपको? अगर आपने मेरी बेसिक क्लासेस देखी है, तो मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको दो चीजें बताई हैं। अभी फंडामेंटल हमने लिए थे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फंडामेंटल, उसके अंदर दोनों मेथड, लास्ट लास्ट का लेक्चर शायद कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दोनों मेथड से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। लेकिन वो बोलना चाह रहे हैं कि इफ द डायरेक्ट मेथड इज यूज्ड, एक रिकॉन्सिलेशन आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बट नॉट रिक्वायर्ड। अभी आपको कई बच्चों को नहीं पता होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड क्या होती है। तो वो मेरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फंडामेंटल में जाकर एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का लेक्चर सिर्फ देख लेना। वो देखना भी आपको पड़ेगा, क्योंकि अगला जो यूनिट होगा वो हमारा फंडामेंटल से रिलेटेड ही होगा। जब आप उसमें जाएंगे, तो यहां पर आपको शायद नीचे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में दो मेथड मैंने समझाई है। कैश फ्लो स्टेटमेंट दो ही लेक्चर है फंडामेंटल के, ये वाला और ये दोनों लेक्चर को आप देख के रख लेना फ्री टाइम में, जिसके अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड के बारे में मैंने
बताया है, और एक फिर पूरा क्वेश्चन भी मैंने कराया है। ये क्लास, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है, आप इसको एक बार देख लेंगे। सो प्रीवियस लेक्चर तक तो आपको सारी चीजें ऑलरेडी फंडामेंटली क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सीपी की जो एग्जाम है वो ओनली इनडायरेक्ट मेथड को ही टेस्ट करती है। ठीक है सर, सीपी की एग्जाम में आपसे इनडायरेक्ट मेथड पूछी जाएगी, और 100% चांसेस हैं कि इसके ऊपर सिमुलेशन आ भी जाए आप में से किसी की एग्जाम में, क्योंकि कैश फ्लो तगड़े लेवल पे पूछा ही जाता है। मेजॉरिटी स्टूडेंट जो बच्चों से मैं फोन पे कॉन्फर्मेशन लेता हूँ, और मेरी एग्जाम में भी मुझसे कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछा गया था, तो डेफिनेटली आपसे भी क्या है सीपीए में पूछा जा सकता है। अब यहां पर मैंने एक बात लिखी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड एजेंसी ट्रांजेक्शन। अब ये समझना है, अब देखिए एजेंसी का मतलब क्या होता है कि ये फंड आपके लिए नहीं है, आपने किसी और के बिहाफ पे कलेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड एजेंसी। सिमुलेशन आया था, सिमुलेशन आएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। मतलब एजेंसी, ऐसा सोचो कि आपको एक, आप एक एनएफपी हो, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। गवर्नमेंट ने आपको फंड दे दिया कि बोले हम चाहते हैं कि देश में एजुकेशन को प्रमोशन मिला जाए, लेकिन आपके अंडर में हम 5 स्कूल दे रहे हैं। 5 स्कूल हमने आपके नाम से बोल दिया कि आप इन 5 स्कूल के बिहाफ पर बुक्स खरीदोगे, आप खरीदोगे और इनको डायरेक्ट बुक्स खरीद के दे दोगे। आप डिसाइड कर सकते हो कि इस फंड का क्या यूज है, अपनी एजुकेशन के लिए डिसाइड करते हो, या गवर्नमेंट ने आपको ये बोला है कि ये आपको नहीं दिया गया, आप इसको सीधे उस 5 स्कूल को ट्रांसफर करो। क्या ये आपका पैसा है? क्या आपकी इनकम है? इसकी जनरल एंट्री फ्यूचर में सिखाऊंगा। बताइए इसको क्या मानना चाहिए, अगर इसको फंड रिसीव करें, थोड़ा मैं बेसिक अकाउंटिंग आपकी चेक करना चाहता हूं। गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया है, क्या करना चाहिए इस फंड को? रेवेन्यू मानना चाहिए या क्या मानना चाहिए? अगर आपके ऊपर कोई डिस्क्रिशन, मतलब आपके ऊपर कोई डिस्क्रिशन नहीं है, आप अपने हिसाब से नहीं यूज कर सकते इसको, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये पैसा आपको ट्रांसफर करना है, दैट इज कॉल्ड एजेंसी ट्रांजेक्शन इन विच एनएफपी रिसीव द असेट्स बट हैज लिटिल डिस्क्रिशन टू देयर यूज। तो जब इसको हम किस में मानेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। लिटिल डिस्क्रिशन मतलब अपनी मर्जी नहीं चलेगी। तो जब आप किसी और के बिहाफ पे फंड कलेक्ट करते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एजेंसी ट्रांजेक्शन। अब सर कैश फ्लो अकेले तो होगा नहीं, इनफ्लो इनफ्लो तो नहीं होगा, तो जो भी आप एक्टिविटीज के साथ साथ जो प्रोग्राम एक्सपेंसेस करेंगे, फंड रेजिंग एक्टिविटीज करेंगे, और अदर सपोर्ट एक्टिविटीज करेंगे फॉर द मिशन और पर्पस, वो सारे आउटफ्लो, वो जो सारे एक्सपेंसेस कौन सी एक्टिविटीज में आपको लिखना है, कौन सी एक्टिविटीज में आप लोग लिख देंगे? वेरी सिंपल सर, हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिख देंगे। तो क्या आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की एक लिस्ट बना लेंगे? जो मैंने आपको, देखिए मैंने आप सभी को पहली दूसरी क्लासेस ली थी, तो मैंने, आप अगर मेरी पूरी क्लासेस देखेंगे तो मैं आपको, कई बच्चों को नहीं पता है तो मैं अभी नए उस, मैंने आपको 3 टारगेट दिए हुए हैं पास होने के लिए। पहला टारगेट मैंने आपको ये दिया है कि लेक्चर के नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, है ना? तो जैसे आज आप पढ़ेंगे तो आप लिखेंगे उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और हाथ से लिखने का फायदा अलग है कि आपको पता होना चाहिए डोनर विदाउट रिस्ट्रिक्शन एक्सपेंसेस, सॉरी कंट्रीब्यूशन ना, ये आ जाएंगे जो भी प्रोग्राम सर्विस, प्रोग्राम से रिलेटेड, प्रोग्राम सर्विस से रिलेटेड आपके एक्सपेंसेस होंगे, ये भी आप यहीं पे लिखें। तो आप ऐसा बनाते चलेंगे। फिर जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया फंड रेजिंग एक्टिविटी, तो जब आप अपने हाथों से लिखेंगे और इसको एक बार रीड करेंगे, तो पहले लेक्चर के नोट्स, फिर सेकंड आपके कुछ एमसीक्यू गलत होंगे तो उस एमसीक्यू के नोट्स, ये भी आपको बनाना, पहली बार का हार्डवर्क है। तीसरा आपके सिमुलेशन गलत होंगे,
और जब आप ये तीनों बना चुके होंगे, लेक्चर नोट्स, एमसीक्यू नोट्स, और जब इन तीनों को आप वापस से फ्यूचर में रिवाइज करेंगे, तो आप उसके बाद आपको सीधे सिम्युलेशंस करना चाहिए। तो ये प्रोसेस जो मैंने आपकी बनाई है, ये फुल प्रूफ प्रोसेस है पास होने की, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आपको कोई इसमें लेक्यूना नहीं मिलेगा, आपको सबको ही करना। मैं आपके रिव्यू भी करता रहता हूँ, जो मुझे नोट्स बच्चे भेजते हैं मैं उसको देखता हूँ। हाँ जी। तो सर, कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, पर्पस है, प्रोग्राम एक्सपेंसेस है, फंड रेडिंग एक्टिविटीज हैं, अदर सर्विसेज एंड सपोर्ट हैं, वो सारे के सारे जो एक्सपेंसेस होंगे, वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या कर देंगे सर, डाल देंगे। ठीक है सर। अब आएगा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हमने फाइनेंसिंग लिख दिया। इंक्लूड रिसिप्ट ऑफ रिसोर्सेज दैट आर डोनर रिस्ट्रिक्टेड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। तो डोनर रिस्ट्रिक्शन की हमने लिस्ट प्रीवियस लेक्चर में समझ ली थी सर। जो भी हमें रिसोर्सेज रिसीव होते हैं, उसके ऊपर जो भी डोनर रिस्ट्रिक्शन होते हैं, उसके ऊपर हमने क्या करा है, ऑलरेडी समझ चुके हैं हम प्रीवियस लेक्चर में। तो जो भी कैश डोनर रिस्ट्रिक्टेड है, acquiring for the construction, improving of long lived assets, establishing और इंक्रीजिंग डोनर रिस्ट्रिक्टेड इंडाउनमेंट फंड, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये सब क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। लेकिन आप मुझे बताइए, डोनर ने रिस्ट्रिक्टेड बोला कि आप बिल्डिंग खरीदो, ये फंड मिला, बिल्डिंग खरीद ली, वो कहां पर आना चाहिए, कॉमन सेंस से। बिल्डिंग के लिए डोनर ने रिसिप्ट दी, वो तो कहां लिखोगे, जो पैसा मिला है वो तो सर फाइनेंसिंग में लिखेंगे ना, पैसा आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, डोनर ने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। लेकिन उस रिस्ट्रिक्शन को जब हमने यूज करके बिल्डिंग खरीद ली, तो वो कहां जाना चाहिए। तो सर, जब हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। तो इट इज रिपोर्टेड एज ए कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, receipt of investment income that are donor restricted, such purpose are also financing cash flow। तो सर, जो डोनर ने रिस्ट्रिक्टेड फंड दिया था उसको यूज करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। जो डोनर ने हमको पैसा दिया था उससे मेरी मिली जो इनकम है, देखो, रिसिप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम, कैश एंड इंटरेस्ट रिसीव दैट आर डोनर रिस्ट्रिक्टेड फॉर सच पर्पस ऑल्सो फाइनेंसिंग कैश फ्लो। तो ये नॉर्मल से हटकर कैश फ्लो है, बात याद रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये भी। ये दोनों एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, देख लो इसको, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लो, मैं बैठा हूं। सर सिंपल बात, आपने हमें दो तीन चीजें समझाई। बिल्डिंग जो भी खरीदें, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रकार का होगा, चाहे प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट हो, चाहे लैंड हो, वो इन्वेस्टिंग है। रिस्ट्रिक्टेड फंड को रिसीव करना, कि इसके लिए हमने बिल्डिंग खरीदना है, इसके लिए हमको उसने फंड दिया, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और अगर डोनर ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया था, उससे रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, वो भी डोनर रिस्ट्रिक्टेड है। और सर, लोन का रीपेमेंट, अगर हमने कोई लोन लिया था तो, और उसके प्रिंसिपल का रीपेमेंट फाइनेंसिंग है। कोई लोन लिया था लेकिन उस प्रिंसिपल का इंटरेस्ट पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, हाईली हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सर, इसकी भी एक लिस्ट बना देंगे हम। कैसे लिस्ट बना लेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे कैश फ्लो लिखना है। तीन एक्टिविटीज का देखो, नोट्स बनाना भी एक स्टाइल होती है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, और हाथ से लिखने का फायदा ही अलग है, इन्वेस्टिंग। बस यहाँ लिखते, पर्टिकुलर लिख दो, ऐसे नोट बन जाएंगे। तो मैं एक्सेल को इसलिए बहुत पसंद करता हूँ, नोट्स, नोट टेकिंग। जैसे आपने लिख दिया, यहाँ आप लिख सकते हो इन्वेस्टमेंट इनकम, यस, इधर नो लिख दो, जो भी आप आपकी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, यू कैन मेक अ नोट्स। ये नोट्स बनाना पहली बार का काम है, लेकिन जब आप अपने हाथ से बनाते, कई बच्चे बोलते सर वी आर मोर कंफर्टेबल इन नोटबुक, चॉइस इज योर। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको नोटबुक में नोट्स नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मेरी खुद की राइटिंग मेरे को नहीं समझ में आती, तो मैं एक्सेल में लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं बचपन में डॉक्टर बनना चाहता था, मैंने बायोलॉजी ली थी, तो राइटिंग तो मैंने वैसी कर ली, लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाया मैं। तो भगवान ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। फाइनेंसिंग आपको समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं।
सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूडिंग कैश फ्लो फ्रॉम परचेज सेल एंड इंश्योरेंस रिकवरीज ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड नॉन कैपिटलाइज कलेक्शंस, कलेक्शंस के बारे में बताया था मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है। सो यहां पर आपको आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नॉन कैश भी आएंगे, नॉन कैश। आप सोचिए कि आपने एक बिल्डिंग बाय करी और उसके लिए एक नोट पेबल दे दिया। क्या ऐसा करें कि सर बिल्डिंग को इन्वेस्टिंग में लिख दें और नोट पेबल को फाइनेंसिंग में लिख दें? क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसके कारण कोई कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो नहीं हुआ, एक्चुअल में कुछ गया ही नहीं आपके जेब से। तो ये क्या है? नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसको आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लिखना है, इसको डिस्क्लोजर में लिखना है। ये आपके ना तो फाइनेंसिंग में आएगा ना इन्वेस्टिंग, नाम भले लिखा है नॉन कैश इन्वेस्टिंग इन, बट ये आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। देखो एक्टिविटीज में क्लासिफिकेशन दिया है मोहम्मद, तो वहां पे अपने को लिखना पड़ेगा एज पर दी। देखिए यूएस गैप रूल बेस्ड है, उन्होंने लिखा है। यूएस गैप में लॉजिक नहीं चलेंगे। यूएस गैप इज रूल बेस्ड, वो प्रिंसिपल बेस्ड नहीं है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा यूनिट ही फिनिश हो जाती है यहां पर। लेट्स जंप इनटू द सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको। वैसे तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काफी डिटेल दिए हुए हैं, आपको तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब अच्छे लेवल की इस पर्टिकुलर टॉपिक में। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस टॉपिक को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट माना है। एग्जाम में सिमुलेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, सारे बच्चे बोल रहे हैं, सारे जितनों भी बच्चे एग्जाम देके आते हैं जिनसे फीडबैक लिया है। तो इसीलिए मैंने इसको प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे स्टार्टिंग में ही कवर किया है। और हम बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कल करेंगे। आज का लेक्चर और कल का लेक्चर जब आप देख के आएंगे ना, तो कल मैं इसके कम से कम 30-40 क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा लाइव। अभी 8-10 क्वेश्चन और करके देखते हैं, क्योंकि हमें इसको इस चैप्टर को बहुत ही पूरा डिटेल करना है, मतलब हर चीज को यहीं पे फिनिश कर लेना है। अगर सोचिए 115, 54 और 25 क्वेश्चन, मतलब ग्लेम ने खुद ने इसके ऊपर ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन दिए इस चैप्टर के ऊपर। तो आप सोचिए कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर को मानता है कि एक ही चैप्टर में 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हाईली डिटेल्ड टॉपिक। हाँ उसका तरीका बता देंगे मोहम्मद। चलिए पहले कुछ सरल क्वेश्चन जो कि आपको पता होना चाहिए। A large non-governmental, not for profit entity statement of activity must report the net changes of net asset that are without donor restriction or with donor। दोनों प्रेजेंट करना है या दोनों में से एक करना है? तो बहुत ही लप्पू पप्पू क्वेश्चन है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको पहले से पता है कि दोनों विद और विदाउट हमें देना होता है। तो है ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या बताती है आपको? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको क्या बताती है? क्या सर कैश रिसिप्ट बताती है? क्या इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बताती है, या असेट लायबिलिटी? और क्या बताती है? चेंजेस इन परमानेंटली रिस्ट्रिक्टेड फंड। और क्या? तो सर ये आपने पढ़ा हुआ है कि सर ये नेट असेट्स। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपने झंडा नहीं लगाना है। कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन को भी झंडा लगा देते हैं, मत लगाइए। नहीं तो आप उस प्रकार के क्वेश्चन को छाट ही नहीं पाएंगे जिसमें आप स्ट्रगल करते हैं। आज ये झंडा लगाने वाला मैं पर्पस समझा रहा हूं क्यों, अभी आपको एंड में भी समझाऊंगा कि आपको इस फ्लैग को बड़े अच्छे से यूज करना है। चलिए अभी आपने सपोर्टिंग ए ब्रिड लवर्स नॉन गवर्नमेंटल नॉट फॉर एंटिटी इनकर्ड 5,000 मैनेजमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस किए हैं। मैनेजमेंट एंड जनरल सपोर्टिंग। तो देखिए आपको सारी चीजें पता हो गई हैं, क्वेश्चन आप ही कर रहे हैं।
हाउ शुड नॉन गवर्नमेंटल नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी डोनर रिस्ट्रिक्टेड कैश कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो? वहां साफ लिखा है कि आपको कंट्रीब्यूशन मिला है और उसमें डोनर रिस्ट्रिक्शन है। इन्वेस्टिंग बोल दिया कई बच्चों ने, कई बच्चों ने भी बोल दिया है लगता है, सी इन फाइनेंसिंग अभी पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपने को वो नहीं लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शनल एक्सपेंसेस कैटेगरीज फॉर नॉट फॉर फंक्शनल? प्रोग्राम सर्विस, मैनेजमेंट, जनरल एंड फंड रेजिंग, मेंबरशिप ड्यूज, ग्रांट एक्सपेंसेस, फंक्शनल, फंक्शनल एक्सपेंसेस कैटेगरी। फट से आप लोगों ने ये बोल दिया क्योंकि आपको कीवर्ड याद हो चुका है, प्रोग्राम मैनेजमेंट और जनरल और फंड रेजिंग। A non-governmental not for entity statement is similar to which of the following profit financial statement? हमने पढ़ा था स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज क्या है, इनकम स्टेटमेंट। जी सर, बढ़ जाइए। तो मेरे कराने का फायदा है या आपको करना चाहिए पहले? क्या बोलते हैं आप लोग? सेल्फ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा तो क्या इट 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 मेक एनी सेंस? आपको याद हो जाएंगे तो फिर आप कैसे इंप्रूव करोगे? लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हम छाट के रखेंगे, क्योंकि तो मैं आपको यह भी बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक चीज आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आप टेस्ट बैंक में जाते हैं, एक सेकंड, तो दो चीजें टेस्ट बैंक का प्रॉपर यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला यूज आपका स्टडी सेशन व्यू परफॉर्मेंस आपका ही दिखता है, तो जल्दबाजी नहीं करना है। जैसे आपका यहां अभी मेरा, ये मेरा खुद का स्कोर है। अब तो मैंने इसमें इतनी बार अंगड़ मंगड़ कर लिया, नहीं तो मेरा पहला स्कोर 90 आ रहा था सब में। अब मैं सैंपल बेसिस पे यूज करता रहता हूं ना इसको, तो इसका स्कोर बिगड़ गया है। तो ये आपका वो होना चाहिए। अब देखिए, जब आपने कुछ क्वेश्चन को फ्लैग किया तो यहाँ पे कस्टमाइज ऑप्शन, जैसे कुछ, जैसे उसमें 115 क्वेश्चन है तो आपको अगले 15 क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे नीचे, आप नेक्स्ट पे जाइए, यहाँ पे कस्टमाइज अप्रोच करिए। और कस्टमाइज अप्रोच में आप, जैसे अभी आपने इस यूनिट को क्लिक किया तो इस पे क्लिक करना है आपको, नेक्स्ट पे जाना है। और देखिए, जो क्वेश्चन आपने नहीं करे उस पे आप क्लिक करेंगे तो वही क्वेश्चन आएंगे। जैसे मोहम्मद आपने पूछा ना सर मुझे 115 में से 15 और करने, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, क्वेश्चन आई हैव नेवर आंसर्ड। वो 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ जाएंगे फिर से 100 के बाद। अगर आपने सारे 115 कर लिए, आप केवल वो मिस और मार्क क्वेश्चन करना चाहते हो, मार्क्ड क्वेश्चन, ऑल सेशन जितने भी, जो भी क्वेश्चन आपने मार्क्ड किए हैं, जिसके ऊपर आपने झंडा लगाया, झंडा कौन से क्वेश्चन पे आपको लगाना चाहिए? झंडा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बताइए किस पे लगाना चाहिए? जो क्वेश्चन हमारे गलत हो गए थे या जिस क्वेश्चन में हमने, ट्रिकी क्वेश्चन में, तो पता चले 115 में से आपने 70 क्वेश्चन में लगा दिया। अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे, झंडे को गलत तरीके से यूज कर लेते। बेटा, आपको एग्जाम के हफ्ते भर पहले 200 to 300 क्वेश्चन ऐसे छाट के रखना चाहिए जिस कॉन्सेप्ट में आप कहीं ना कहीं लैक करते हैं, हर यूनिट वाइज। तो मैंने बार बार बोला है, सॉफ्टवेयर यूज इज वेरी वेरी एसेंशियल। सॉफ्टवेयर प्रॉपर यूज इज वेरी वेरी नेसेसरी, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर आपके लिए, आपके नाम से है, और एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो आपकी हर चीज को ट्रैक रिकॉर्ड करता है। तो आपने ये काम नहीं करना है कि कुछ भी करते गए। मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा, पहले बता रहा हूं। मेरी परमिशन तभी लगती है इसमें। तो वो क्वेश्चन आएंगे जो आपने छाट के रखे, तो आपको पूरे फार सब्जेक्ट में, मेरा जो, मैंने खुद ने 250 क्वेश्चन छाटे थे मेरे लिए, जो मुझे लगता था, इवन मैं टीचर, मेरे को सब कुछ आता था, बट स्टिल मुझे लगता था कि यार ये 250 क्वेश्चन में कुछ चीजें याद करने वाली हैं। तो मैं आपके हायर साइड 300 क्वेश्चन मान सकता हूं, इससे ज्यादा आपको नहीं छाटना चाहिए। 15 यूनिट है, पूरी यूनिट के अंदर 20 क्वेश्चन पर यूनिट ही आपके फ्लैग होने चाहिए। फिर आपके कहेंगे कि रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन को आप एक बार जब पहली बार कर लेंगे, अगर वो रॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी में आ गए, तो आपने उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद उसको सॉल्व करना है, ताकि वो रॉन्ग क्वेश्चन किस में बदल जाए। या तो वो करेक्ट में बदल, पहले तो करेक्ट में बदल ही जाएगा, तो फिर रॉन्ग से हट जाएगा, या तो आप उसको फ्लैग क्वेश्चन में भी डाल सकते हैं। इफ योर चॉइस, चॉइस इज योर। हर रॉन्ग क्वेश्चन को फ्लैग में नहीं डालना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप सिली मिस्टेक्स के कारण गलत करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो फ्लैग क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन, वेरी वेरी, ये ग्लैम का बेस्ट पार्ट लगा है मुझे पास होने के लिए। दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्ट।
कि वो क्वेश्चन छटवा देता है आपसे, और इवन आपके सिमुलेशंस में भी वो आपकी रॉन्ग मिस्टेक को छांटने में हेल्प करता है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। और कई बच्चे मुझे रिपोर्ट नहीं भेजते हैं, देखो मैं मेल पे प्रॉपर चीजें चेक करता हूं। कई बच्चे भेजते हैं, जैसे अभी पूजा जी ने भेजा है नोट्स, तो मैं ऐसे रिव्यू करता हूं सभी के। और अगर आपको सिंसियर, देखो आप यार इतनी बड़ी एग्जाम कर रहे हो बेटा, इतनी कॉस्टली एग्जाम है, तो आप यार लाइटली कैसे हो सकते? मतलब लाइटली तो होना ही नहीं है इसमें किसी भी कंडीशन में, बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें अपने को बहुत इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एमसीक्यू हमने करी। सर हम अगर फर्स्ट अटेम्प्ट खुद से देते हैं हमारा स्कोर कम आता है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आता है। नहीं, फ्लैग को बाद में रिमूव नहीं कर सकते। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि क्या सर फ्लैग को रिमूव कर सकते हैं, आई मैंने नहीं सोचा। सर अगर हमारा पहली बार में स्कोर 60% आ रहा है तो क्या हम फेल हो जाएंगे? नहीं बेटा, 60% वाले क्या, 50% वाले बच्चे भी पास हो जाते हैं। लेकिन जब वो सेकेंड अटेम्प्ट में इस 50% को 75% में कन्वर्ट करते हैं लॉजिक से, लॉजिक से। अब कई बच्चे क्या करेंगे, अरे सर हमारा 50% आया, हम तो आगे ही नहीं बढ़ रहे। अरे ऐसा नहीं करना बेटा, आगे बढ़ो। दोबारा आएंगे ना, पहली बार में तो 50% आ ही गया है ना। इसका मतलब उस 50% में से अब हमको 30% और कैप्चर करना है। तो 80%, और ग्लेम का 75% स्कोर। मैं सच बता रहा हूं, मेरी कल एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, कल ही रिजल्ट आया है। उसने मुझे बोला कि सर ग्लेम के क्वेश्चन का लेवल एग्जाम से हाई है, एमसीक्यू का। लेकिन ग्लेम के जो हाई क्वेश्चन हैं वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं आपके सिमुलेशन के लिए। ये बात बिल्कुल सही बोली उसने, कि जो कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड होंगे वो सिमुलेशंस के लिए भी बिल्ड होंगे। तो डोंट हरी इन सॉल्विंग ऑल द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी है। ठीक है जी, चलिए सो आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। नॉट फॉर प्रॉफिट अकाउंटिंग में अगला हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन। अब मुझे बताइए कि कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ड सुनते से आपको क्या लगता है, रेसिप्रोकल या नॉन रेसिप्रोकल? जनरली ये क्या होगा, नॉन रेसिप्रोकल, यानी बदले में कुछ नहीं देना। जनरली, जनरली क्या, 100%। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, अनकंडीशनल होना चाहिए, कंडीशन नहीं होनी चाहिए। वॉलेंट्रीली होना चाहिए, सामने वाले की मर्जी से होना चाहिए, अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ असेट। और एक इंपॉर्टेंट, एक्चुअल में अभी ट्रांसफर कर दिया तो जनरल एंट्री क्या होगी? चलो किसी ने बोला कि मैं आपको कंट्रीब्यूट करता हूं $50,000, क्या करोगे? और उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है आपके पास कि आपने इस फंड को कैसे यूज करना, क्या जनरल एंट्री होनी चाहिए? कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेंबर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, व्हाट शुड बी द जनरल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कंट्रीब्यूशन विदाउट डोनर रिस्ट्रिक्शन। इट इज, इट इज रेवेन्यू, नहीं इट इज नॉट रेवेन्यू। हाँ रेवेन्यू भी कह सकते हैं, बट है तो हमारी रेवेन्यू ही, बट यहां पर आप कंट्रीब्यूशन वर्ड लिखेंगे। ठीक है। लेकिन एक हो सकता है अनकंडीशनल प्रॉमिस टू गिव, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने आपको एक स्टैम्प पेपर पर साइन करके दे दिए कि 5 नवंबर को मैं आपको $10,000 का डोनेशन देने जा रहा हूं। बताइए आज जनरल एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आज, आज है 10 अक्टूबर, कमिटमेंट दिया है, अनकंडीशनल कमिटमेंट, जनरल एंट्री होगी। क्या जनरल एंट्री होगी उसको सीखेंगे। तो जनरल एंट्री एडवांस में एक वर्ड बता देते हैं यहां पर। आप प्लेज रिसीवेबल वर्ड डाल देंगे, क्योंकि अभी उसने कमिटमेंट दिया है। वर्ड क्या डालेंगे, मतलब 10 अक्टूबर को, कॉमन सेंस से हम बात कर रहे हैं कि हमको 10 अक्टूबर को एक अनकंडीशनल कमिटमेंट दे दिया गया कि हम आपको 10 नवंबर को
$10,000 देने जा रहे हैं। जी सर। तो सर अक्टूबर में जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए सर? क्योंकि यहां पर तो मिला ही नहीं है, तो यहां पर क्या डालेंगे हम? प्लेज रिसीव, क्योंकि अभी थोड़ी मिला है पैसा। प्लेज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू कर लो या कंट्रीब्यूशन कर लो। तो जो बुक की लैंग्वेज है वो जनरली कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू दोनों वर्ड यूज करते हैं, तो आपने भी सिमुलेशन करते समय यहां पर कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू डाल देना। ये होगी आपकी 10 अक्टूबर को। ठीक। चलिए, नवंबर को आपको मिल गया है $10,000, क्या जनरल एंट्री करें? सर उस टाइम तो अपने को कैश मिल गया है, तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्लेज। अगर मान के चलो ये 10 नवंबर की जगह 10 जनवरी को मिला होता, रेवेन्यू कौन से साल की मानी जाएगी? अगला क्वेश्चन तो ये। रेवेन्यू प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर? कॉमन सेंस है सर, लास्ट ईयर की ही एंट्री यानी प्रीवियस ईयर की ही इनकम है, क्योंकि रेवेन्यू तो आप लास्ट ईयर ही बुक कर चुकी। तो यहां पर जो वर्ड लिखा है अनकंडीशनल प्रॉमिस टू गिव और कंसिस्टेंट नॉन फाइनेंशियल एसेट, अब ये नॉन फाइनेंशियल एसेट क्या होती है सर? एक फाइनेंशियल एसेट होती है जैसे कि कैश, फाइनेंशियल एसेट्स कैश है, बॉन्ड इक्विटी। नॉन फाइनेंशियल कोई बिल्डिंग हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, ये दिया जा सकता है। अब कंट्रीब्यूशन में हम इसको नहीं मानेंगे, इन्वेस्टमेंट हमने खुद ने किया है, तो वो कोई हमारा कंट्रीब्यूशन तो है नहीं। और अगर आपको कोई टैक्स कलेक्ट किया आपने नॉन रेसिप्रोकल इनवॉलेंट्रीली, बताइए, टैक्सेस को आप कंट्रीब्यूशन नहीं मान सकते, क्योंकि ये भी नॉन रेसिप्रोकल है। टैक्स के बदले में कुछ देता है क्या क्लब? मान के चलो कोई टैक्स के बदले में आप किसी से टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, जैसे आप इंडिया में जीएसटी कलेक्ट करते हो, तो ये क्या कंट्रीब्यूशन है आपका? तो ध्यान रखना, उसको टैक्स को आपने कलेक्ट किया तो दैट इज नॉट कॉन्ट। और एक आएगा एक्सचेंज। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का एग्जांपल दीजिए, रिसिप्ट ऑफ रेसिप्रोकल ट्रांसफर में इसको क्या बोलेंगे? एग्जांपल दीजिए रेसिप्रोकल ट्रांसफर। सर कुछ बदले में हम दे रहे हैं, रेसिप्रोकल मतलब कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इट मे बी पॉसिबल आपने इवेंट ऑर्गेनाइज करा है, बुक सोल्ड, गुड सर्विस, सेल ऑफ गुड्स, दैट इज कॉल्ड क्या है? कोई आपने इवेंट ऑर्गेनाइज करा, उस इवेंट के आपने पास रख दिए, तो बदले में आप इवेंट में एंट्री दे रहे हो ना, बदले में सामने वाले को एंटरटेनमेंट मिल रहा है ना, तो वो रेसिप्रोकल ट्रांसफर के अंदर जाएगा। तो यहां पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं प्रॉमिस टू गिव इज ए ओरल और रिटल एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रीब्यूट असेट टू अनदर एंटिटीज। इट इज अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है? इट्स डिपेंड्स ओनली अपॉन पैसेज ऑफ टाइम। अब मान के चलो एक अनकंडीशनल और वर्सेस कंडीशनल, दोनों को हमको समझना है। कौन सी रेवेन्यू है, दोनों रेवेन्यू है या एक ही रेवेन्यू है? कंडीशनल में क्या होना चाहिए? जैसे लेट से मैंने किसी को डोनेशन देना है, किसी क्लब को मैंने बोला आपको मैं 50,000 डोनेशन दूंगा, बट कंडीशन है कि आपको गवर्नमेंट से भी 5 लाख की फंडिंग मिलना चाहिए, तभी तो आप वो प्रोजेक्ट डाल पाओगे, या 50 मिलियन। बताइए मुझे, अभी कैश रिसीव हो गया, मेरी रेवेन्यू होगी क्या कंडीशनल में? क्या होना चाहिए नहीं तो?
लॉजिक से बताना है आपको। लायबिलिटी होगी ना सर, क्योंकि आपने $50,000 रिसीव कर दिया, तो कंडीशनल कभी भी रेवेन्यू नहीं होती। कंडीशनल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट क्या होती है? एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट लायबिलिटी। तो सर जनरल एंट्री क्या कर दें? कैश अकाउंट डेबिट टू रिफंड लायबिलिटी कह लो, कि अगर वापस करना पड़ गया तो। लायबिलिटी के साथ में कोई भी वर्ड हम जोड़ सकते हैं, रिफंड लायबिलिटी, अभी हमको रिफंड करना पड़ेगा। चांस। और बेटा अगर हमको गवर्नमेंट ने भी 5 मिलियन की फंडिंग दे दी, तब क्या करना चाहिए, कौन बताएगा? गवर्नमेंट ने भी दे दी तो सर गवर्नमेंट ने जब हमको दे दी, तो ये रिफंड लायबिलिटी किस में बदल जाएगी? कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू डाल दो। क्या इसको आप समझ जाएंगे? क्या इस प्रकार की जनरल एंट्री को हम कर लेंगे? तो यहां मैंने आपके लिए कुछ जनरल एंट्री के लिए वो लिख दी, जनरल एंट्री लिख के भी दे दी, और मैंने आपको एक्सेल पे भी समझा दी है। ठीक है। तो अब आज का लेक्चर और कुछ सैंपल बेसिस पे शुरू के क्वेश्चन को, 30-40 क्वेश्चन को करके आइए। जो क्वेश्चन आपको लगे कि अभी सर हमने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, उसको स्किप कर देना, सॉल्व मत करना। जब आप उसमें अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करेंगे, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, तब वो आपके साथ में आएंगे। तो आज का लेक्चर और पुराना लेक्चर, क्योंकि हम कमिंग संडे तक इसको फिनिश कर देंगे, मतलब कमिंग संडे, सैटरडे संडे, ये वाला चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो आज कुछ बच्चों लोगों को चांद देखना है, तो उन्होंने बोला था कि सर आज क्लास मत लो, फिर भी हमने क्लास ले ली है। तो आप अब चांद देख लीजिए जिनको देखना है। चलिए जी, मिलते हैं आपसे टुमारो। थैंक यू वेरी मच। तो अभी आपको 15.1 तक के क्वेश्चन ही करना है। 15.1 के आप 40-50 क्वेश्चन को करके देखिए। 15.2 पे मूव ऑन नहीं होना आपको, 15.1 पर ही रहना है अभी। ठीक है जी, 15.2 को मैं जब बोलूंगा तभी करना है। कल आप 15.2 को क्या कर पाएंगे, फिनिश कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।